सुप्रभात दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 का जो सर्कल चैप्टर था हमारा क्लास 10th में, उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया। अगर जो बच्चा डायरेक्टली 8 से देखने आया होगा उसके लिए एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट कि अगर कोई एक सर्कल है, इस सर्कल की कॉर्ड है, अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड पे, तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी AC बराबर CB एंड एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऑलरेडी आप जानते थे, ये C पॉइंट है। दूसरा हमने आपको बताया था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। तीसरा हमने बताया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हम हमेशा एक साइड से लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये Q है, तो ये वाली चीज लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, या इधर से लोगे तो TQ लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, TP कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं होगी। और चौथा आपने पढ़ा था कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो ये T है, ये P है और ये Q है, तो TP की लेंथ TQ की लेंथ के बराबर होगी। ये ऑलरेडी जो बच्चे एग्जाम्पल से देखते आ रहे होंगे उनको ये सारी चीजें पता भी होगी, और इन सब चीजों को हमने प्रूव भी किया है बारी बारी से। इन सब चीज का एप्लीकेशन लेते हुए हमने इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया ताकि आपको ये पता चल सके कि जो बच्चे डायरेक्ट 8 नंबर क्वेश्चन से बनाने आए हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि सर 7 वाला देखना ही पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमने तो थ्योरी जानते नहीं है। तो ये सारे थ्योरी का यूज करके हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे अगर आप 8 से डायरेक्टली देखते आए हो तो। और अगर आपने 7 तक एग्जाम्पल वगैरह देखा है तब तो आपके लिए सारा चीज नोन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद डायरेक्ट 11th। 9th 10th कहा गया तो इसी वीडियो में हम आपको सारा बताएंगे, 9th 10th, उसके बाद 12th 13। लेकिन 8 और 11 को एक साथ लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि दोनों क्वेश्चन कट टू कट सेम है। तो दो अलग अलग बार बताते तो आप कंफ्यूज कर जाते, तो एक ही जगह दोनों को समझा देंगे और एक ही सॉल्यूशन से दोनों को समझा देंगे। दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा, इसलिए हमने 8 के बाद डायरेक्टली 11th लिखा था। तो ये सारी चीजें आप जानते हो, इसको इरेज कर देते हैं और एक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर अगर 8 को देखो, ये है हमारे पास, कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABC एंड D। सरकम स्क्राइबिंग, समझना, अगर आपके पास सरकम स्क्राइबिंग का टर्म दिया गया है, सरकम स्क्राइब और सरकम स्क्राइबिंग, तो इसका मतलब आप समझोगे कि जो सर्कल है ना किसी शेप के अंदर है, शेप के अंदर में है कोई सर्कल, सर्कल जो है वो किसी शेप के अंदर में है। और अगर आपको दे दिया जाए सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, तो समझ लेना किसी कोई शेप जो है उसके ऊपर में सर्कल है। सरकम स्क्राइबिंग का मतलब हुआ कोई भी शेप, ये ट्रायंगल है इसके अंदर सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर सर्कल। और अगर सरकम सर्कल दे दिया जाए तो सर्कल के अंदर में या तो ट्रायंगल होगी या तो सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल होगी। ठीक है, सरकम स्क्राइबिंग का मतलब हो गया सर्कल अंदर और सरकम सर्कल का मतलब हो गया सर्कल बाहर। तो कहता है सरकम स्क्राइबिंग है सर्कल, इसमें फिगर भी दिया गया था, इसलिए हम ये सब चीज नहीं भी जानते तो काम बन जाता, लेकिन आगे में नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे। तो कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सरकम स्क्राइब अ सर्कल। सरकम स्क्राइब मतलब इसके अंदर में एक सर्कल है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ये पार्ट मिटा दे, समझना, ये पार्ट मिटा दे, ये पार्ट मिटा दे और ये पार्ट मिटा दे, तो यहां से आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक थ्योरम बन रहा है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये D है, ये पॉइंट दिया गया हमारे पास R और ये पॉइंट हमारे पास दिया गया S, यही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो R और S dr बराबर DS अकॉर्डिंग टू थ्योरम। देख रहे ना, ऐसा ही तो दिख रहा है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल टेंजेंट, टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट, देन देयर लेंथ आर इक्वल, ये थ्योरम हमने आपको बताया है। ठीक है सर, यानी ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ये हमें टू प्रूफ में था, समझ गए हो बात को। तो ये हमारे पास फिगर है, यहां पे हमारे पास A, ये है B, ये है C, ये है D, ये दिया गया था ऑलरेडी, इसलिए हमने ऐसा कंसीडर किया, नहीं दिया जाता तो ABCD किसी को भी ले सकते थे।
और यहां पर हमारे पास गिवन है, ये सर्कल ऐसे है, ये गिवन है हमारे पास P Q R S, ये फिगर है हमारे पास। अगर हम पॉइंट D को कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में dr इज इक्वल टू ds, ये और ये आपस में बराबर है ds। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय थ्योरम, या आपका मन करे तो लिख सकते हो टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन होगा एग्जाम में तो आप लिख लिया करना। उसी तरह अगर आप पॉइंट ए को कंसीडर करो तो AP और AS बराबर होगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि हम AS बराबर AP लिखे या AP बराबर AS लिखे, इससे कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप देखो कि LHS में आपके पास क्या है, DR है, और आपको एक साइड क्या चाहिए, AB और DC, ये और ये चाहिए। तो DR के नीचे में आपको AP लिखने में फायदा होगा, यानी यहां पे आप AP बराबर AS लिखो ताकि DS और AS एक साइड हो, उसको जोड़े तो हमें मिल जाए। समझ रहे हो, बाय थ्योरम। उसी तरह अगर आप पॉइंट, ये किस पॉइंट को लिया था, पॉइंट D को लिया था तो आपको ये मिला। ये कब मिला, जब आपने पॉइंट A को लिया था तब। उसी तरह जब आप पॉइंट B को लोगे तो क्या लिखोगे आप, BP इज इक्वल टू BQ। अब देखो BP और AP जुड़ सकता है, इसलिए BP को पहले लिखो और BQ को बाद में लिखो और लिख दो बाय थ्योरम। उसी तरह अगर आप पॉइंट C को लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, CQ इज इक्वल टू CR, और BQ को में CQ जोड़ना है, यानी CQ इसके नीचे लिखो और CR इधर लिख दो। समझ रहे हो और कैसे हमने किया, बाय थ्योरम, ताकि जब जोड़े तो DR प्लस RC मिलके हमें CD मिल जाएगा और AP प्लस BP मिलके हमें AB मिल जाएगा। ऐसे तरीके से लिखना है कि ये और ये एक साइड हो, ये और ये एक साइड हो, ये और ये एक साइड हो, ये और ये एक साइड हो। देख रहे हो ना, हमने इधर वाला सारे चीजों को DS AS BQ CQ एक तरफ लिखा, DR RC AP BP एक तरफ लिखा। समझ रहे हो बात को, ताकि वो अब आप चाहते हैं यहां पर लिख देते AS इज इक्वल टू AP, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जोड़ते तो AS कहीं और था और DR कहीं और था, वो जुड़ के कुछ बनता नहीं, सेंस नहीं हो पाता। इसलिए इसमें लिखने का भी एक तरीका होता है, इसलिए आप लिख सकते हो AP बराबर AS। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। अब आप एक काम करो, ये फिगर तो ऑलरेडी ड्रॉ है, इसको इरेज कर देते हैं। अब एक काम करो कि आप फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, DR LHS को LHS से, RHS को RHS से, प्लस AP प्लस BP प्लस CR इज इक्वल टू DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। अब देखो यहां से DR प्लस CR, DR प्लस CR क्या लिख सकते हो आप, CD प्लस AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या लिख सकते हो, AB इज इक्वल टू DS प्लस AS, DS प्लस AS क्या लिख सकते हो आप, AD प्लस BQ प्लस CQ क्या लिख सकते हो आप, BQ प्लस CQ BC। यही प्रूव करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। हो गया प्रूव्ड। समझ रहे हो कैसे प्रूव किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, यहां पे गिवन था क्वाड्रिलेटरल। अब ये ABCD क्या बन गया हमारे पास, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी फिगर सेम है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल भी है, बस एक ही कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ यस दिख रहा है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 आ रहा है, अगर ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी AB
और सी डी इक्वल है ए बी इक्वल टू सी। देखो ये जो हमने बनाया है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन 11 सेम है। तो ए बी इक्वल टू सी डी है और बी सी इज इक्वल टू ए डी है। बस क्वेश्चन नंबर 11 में यही एक एक्स्ट्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जहां तक आपने किया है वहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तक आना है। यहां तक करने के बाद आप ये प्रूफ पर आओगे, उसके बाद कहोगे कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है। तो यहां से लिख सकते हैं 2ab। सी डी की देखो ना, सी डी की जगह आप क्या कर सकते हो, ए बी, और ए बी की जगह ए बी रहने दो। एक सी डी को ए बी बदल दिया। उसी तरह ए डी और बी सी की जगह ए डी लिख दो क्योंकि ए डी और बी सी इक्वल है। यहां से 2ab इज इक्वल टू 2ad, 2 और 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी। समझना, अब आपको मिला कि ए बी और ए डी इक्वल है और ए बी और सी डी ऑलरेडी इक्वल था। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, और ए डी ऑलरेडी बीसी के बराबर है तो इज इक्वल टू बीसी। यहां से आपको क्या मिल गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड इक्वल हो गए तो ये रोम्बस हो गया। बोलो बात समझ में आया? समझना हम क्या कहना चाह रहे थे। हम कह रहे थे कि पहले क्वेश्चन नंबर 8 को जैसे बनाया है आपने, यहां से लेकर ये सब करते हुए यहां तक पहुंचना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगर क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है तो आपको यहां से शुरू करना है, फिर ये सब लिखना है, ये सब लिखना है, यहां तक पहुंचना है। बस कुछ एक्स्ट्रा लाइन करनी है, वो ये है और ये है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया है वो कट टू कट 11th में करना है। बस क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रिलेटरल था और क्वेश्चन नंबर 11 में पैरेललोग्राम को रोम्बस बताना है। तो हमने पहले यहां तक किया, क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया वो तो किया ही, उसके अलावा यहां तक तो 11th में भी किया। उसके अलावा इन पार्ट को करके हमने बता दिया कि सारे साइड इक्वल है, जिसकी वजह से ये रोम्बस बन गया। इसलिए हमने 8th और 11th को एक साथ लिखा था। बोलो बात पकड़ पाए? यानी ऐसा मत करना कि डायरेक्ट यही स्टेप लिखना सिर्फ। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जितना बनाया है ये सब बनाना है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेप में इसको ऐड कर लेना है। ये सारी चीजें क्वेश्चन नंबर, ये तो इरेज कर देते हैं तो समझाने के लिए था। ये सारी चीजें जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने की है वो सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 11th में भी करनी है। बस क्वेश्चन नंबर 11th में ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रिलेटरल था तो हम इससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। और यहां तक पहुंचने के बाद क्वेश्चन नंबर 11th में पैरेललोग्राम था तो ये दोनों इक्वल था तो दोनों को एक साथ लिख दिया। कोई बच्चा कहेगा सर हम 2CD बराबर 2BC नहीं लिख सकते, लिखो ना, बात एक ही है। यहां से CD बराबर BC भी आ जाएगा और इन दोनों रिलेशन से AB बराबर AD, CD बराबर BC और CD जो है BC के बराबर और BC जो है AD के बराबर, यानी CD और AD भी बराबर हो गया और AB AD के बराबर और AB CD के बराबर है। तो चारों आपस में बराबर हो गए कोरिलेट होके, और जब ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया उसको पूरा करते हुए 11th में आगे बढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 8 को यहीं तक छोड़ देना है। चलिए, हमने ज्यादा समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने क्वेश्चन 8 लिखा था, फिर 11th लिखा था, इसके बाद 9th बताते हैं, 10th और फिर 12 एंड 13। और इस तरह से आपका ये सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करो, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ गए होंगे क्यों हमने 8 और 11 को एक साथ लिखा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन द गिवन फिगर xy and x' are two parallel tangent to a circle with center O। एक xy टेंजेंट है, एक x' टेंजेंट है जिसका सेंटर O है। AB and the another tangent AB with the point of contact of C intersecting xy at A and x' at B। एक AB टेंजेंट है जो xy को A पर कट करता है, x' को B पर कट करता है और सर्कल को C पे कट करता है। और ये फिगर हमारे पास गिवन था और प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एंगल AOB बराबर 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो फिगर हमारे पास गिवन था। हम सबसे पहला काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। अब जैसे ही ज्वाइन करोगे तो क्या बोलोगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये वाली भी परपेंडिकुलर हो गई,
ये भी तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है, ये भी परपेंडिकुलर हो गई। और उसी तरह ये वाली भी तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है, ये भी परपेंडिकुलर हो गई। अब मेरा काम क्या है कि इस एंगल को आप अपने मन से x मान लो, इस एंगल को भी अपने मन से y मान लो, इस एंगल को आप z मान लो और इस एंगल को आप p मान लो। p ऑलरेडी है, m मान लो, इस एंगल को आप m मान लो। अब सबसे पहला आपको काम क्या करना है, इन ट्रायंगल POA एंड AOC लेना है। ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल AOC, देख रहे हो ना, POA ये वाली ट्रायंगल और AOC ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो OP इज इक्वल टू OC है, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है भाई, ठीक है सर। अच्छा, उसी तरह देखो तो OA दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, क्यों सर? क्योंकि ये दोनों के दोनों में कॉमन है। अच्छा, तीसरी चीज एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी भी प्रूफ किया हमने, तो यहां से आप कह सकते हो ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। सवाल उठता है किसके थ्रू, SAS, AAS, RHS। तो देखो 90 डिग्री और हाइपोटेनियस इक्वल है किसी भी तरीके से, तो भाई RHS, क्योंकि RHS का रूल होता है दो राइट एंगल ट्रायंगल हो 90 होनी चाहिए और इसकी हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी साइड इक्वल हो तो चलेगा, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y बाय CPCT। कोई दिक्कत? उसी तरह हम दूसरे बार ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल QOB एंड BOC। अब हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल QOB एंड ट्रायंगल BOC। इसमें भी हम बोलेंगे कि सर OC इज इक्वल टू OQ है, क्योंकि दोनों रेडियाई है। फिर बोलेंगे सर OB जो है वो OB के बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों में ये सारी चीजें कॉमन है। तीसरा बोलेंगे एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OCB, क्यों सर? 90 डिग्री है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। यहां से आप बोलोगे कि ट्रायंगल QOB कंग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BOC के, या OBC एक ही बात है, लिख दिया तो BOC लिख दो। BOC या OBC बात तो एक ही ट्रायंगल का नाम हो रहा है, BOC के। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गई तो M बराबर Z हो जाएगी CPCT से। एंगल M इज इक्वल टू एंगल Z हो जाएगी CPCT से, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बाय CPCT। अब देखो POQ क्या है, POQ इज अ लाइन। तो आप कह सकते हो X प्लस Y प्लस Z प्लस M इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब देखो आपको चाहिए कौन सा एंगल, AOB, और एंगल AOB किन दो चीजों को मिलकर बनता है, Y को और Z को मिलकर बनता है। तो Y को रखना है, Z को रखना है, X को हटाना है, M को हटाना है, तो X Y के बराबर है। तो X की जगह आप Y लिख दो, Y तो ऑलरेडी इसको रहने दो, Z को हटाना नहीं है तो Z रहने दो, प्लस M जो है वो Z के बराबर आप प्रूफ कर चुके हैं, तो M को हटाना है तो Z लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो यहां तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अच्छा, यहां से 180 डिग्री। यहां से आप क्या करोगे, y प्लस y बिकेम 2y प्लस z बिकेम 2z इज 180 डिग्री। यहां से आप 2 कॉमन लोगे तो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 2 को जब आप उधर लेकर जाओगे तो डिवाइड में जाएगा, तो y प्लस z इज 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। और y प्लस z क्या है, एंगल AOB है, तो यहां से लिख सकते हो एंगल AOB इज 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो एंगल AOB इज 90 डिग्री। क्वेश्चन को इसलिए रेज कर दिया था क्योंकि हमने समझा दिया था। तो आगे बात समझ में कैसे करना था, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया RHS से, तो x बराबर y हो गया। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया RHS से, तो z बराबर m हो गया, और x प्लस y प्लस z प्लस m बराबर 180 डिग्री लिख लिया। जिसका काम था उसको रहने दिया, जिसका काम नहीं था उसको बदल लिया जो उसके बराबर था, और उसके थ्रू हमें एंगल AOB बराबर 90 डिग्री मिल गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 हो गया।
9 हो गया, 11 हो गया। आप 10th नंबर पे आएंगे, इसको लिख लो आप जल्दी से, हम इरेज करने जा रहे हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है, इजी क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है, इस सर्कल के कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इस टेंजेंट का नाम आप जो चाहो दे सकते हो, ये टच होना चाहिए था इसलिए थोड़ा सा ऐसा कर दिया। ये T है, ये P है, ये Q है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, सप्लीमेंटरी का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, और कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुके हैं। कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर सेंटर पर लाइन को ज्वाइन करते हो, और ये मान लो सेंटर O है, कहता है एक एंगल बनता है जो दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं सर्कल पे उसके बीच में, और एक एंगल बनता है जब इसके टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो। और इन दोनों का सम, यानी टू प्रूफ हमें करना है एंगल PTQ, ये वाली एंगल, प्लस एंगल POQ इज 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब जैसे भी किसी ने बताया, हम तो बहुत इजी तरीके से बताएंगे। हम जानते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर। बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। x मान लो, इसको y मान लो, लिखो x बराबर y बराबर 90 डिग्री। हम लिखते हैं बाय थ्योरम, और आप लिखोगे लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। अब आप इस एंगल को मान लो Z और इस एंगल को मान लो M, तो आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ एंगल Z प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल M इज 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा देखो, Z की जगह Z रहने दो। X आपके पास कितना है 90 डिग्री, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। Y भी कितना है 90 डिग्री, प्लस M की जगह M रहने दो इज 360 डिग्री। यहां से आपको 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, यानी Z प्लस M प्लस 180 डिग्री इज 360 डिग्री। 180 डिग्री को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, Z प्लस M इज 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अच्छा, Z को आप क्या लिख सकते हो, यहां से आपको क्या मिला, Z प्लस M इज 180 डिग्री। Z प्लस M इज 180 डिग्री। Z को आप लिख सकते हो एंगल PTQ, और M को लिख सकते हो आप एंगल POQ इज 180 डिग्री। यही प्रूव करना था कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लाइन जुड़ता है सेंटर पे और टेंजेंट की वजह से जो एंगल बनता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। प्रूफ हो गया। बोलो, इजी क्वेश्चन था, एकदम आसान तरीके से हो सकता था। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 तक हमने आपको बता दिया। 8 और 11 पहले बता दिया, फिर 9 बता दिया, फिर 10 बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और 13 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है। अगर आपको अकेले देखना है तो क्वेश्चन नंबर 12 को एक पूरा सेपरेट टाइम देना। इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, तो आप इसको नोट डाउन करो। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का सिस्टम तो हमने बताया ही है आपको। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में हर बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा सा समझने में ये प्रॉब्लम आती है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से बताएं। कहता है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये फिगर गिवन था, B इधर था, C इधर था, तो हमने भी ऐसा ही लिया। ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब बताया था कि अंदर में सर्कल, सच दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की जो रेडियस है यह है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सच दैट द सेगमेंट BD एंड द सेगमेंट CD इनटू विच BC इज डिवाइडेड, BC को BD और CD में डिवाइड किया गया है,
बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ डी आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, सी इन फिगर दिस। देख लिया हमने। फाइंड ए बी की लेंथ बताइए क्या होगी और ए सी की लेंथ बताइए क्या होगी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, बीसी को बीडी और डीसी में डिवाइड किया गया, जहां पे बीडी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, डीसी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। आपको बोलता है ए बी बताइए क्या होगा और ए सी बताइए क्या होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इरेज कर दे क्योंकि जगह चाहिए हमें बनाने के लिए। ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन के थ्रू हमने फिगर हमारे पास था तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब हमें जो चाहिए जो गिवन था वो सारा चीज आपने फिगर में बना दिया है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो एकदम आराम से समझना, एकदम बारीकी से समझोगे चीजों को, प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा लोड लोगे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कैसे सर, देखो सबसे पहले अगर सारी चीजों को भूल जाओ इस सब लाइन को, तो बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ की जा रही है। हम जानते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मान लो ये टी है, ये पी है, क्यू है, तो टीपी बराबर टी क्यू कहते थे। तो अगर इस मान को डी है, इसको ई मान लिया आपने, इसको एफ मान लिया आपने, तो आप सबसे पहला चीज क्या कह सकते हो, टेकिंग पॉइंट बी, टेकिंग पॉइंट बी। जैसे आपने बी पॉइंट को लिया तो आपने बोला कि बी डी इज इक्वल टू बीई बाय थ्योरम। आप ऐसे कह सकते थे कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, या हमने लिख दिया बाय थ्योरम। अच्छा, अगर बी डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो बीई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों हो गया 8 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर सी पॉइंट को लेते हो, पॉइंट सी को अगर कंसीडर करते हो आप, तो आप क्या कह सकते हो, सी डी इज इक्वल टू सी एफ कह सकते हो आप, सी डी इज इक्वल टू सी एफ। तो सी डी इज इक्वल टू सी एफ बाय थ्योरम, और सी डी है 6, तो सी एफ भी क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ये ऐसे ऐसे देने का मतलब कि ऊपर में लिखा है बाय थ्योरम, नीचे में भी बाय थ्योरम। उसी तरह अगर आप ए पॉइंट को लो तो ए एफ और ए ई इक्वल होगा। तो पॉइंट ए को लिया आपने, तो आपने बोला ए एफ इज इक्वल टू ए ई बाय थ्योरम, लेकिन इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आपने कंसीडर कर लिया कि ये x है, यानी ये 6 था तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 था तो ये भी 8 हो गया। ये आपके पास नहीं पता था, इसको आपने x माना तो ये भी x हो गया। अब आपको चाहिए ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू। यहां से आप ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, x प्लस 8 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर क्या लिख सकते हो, x प्लस 6 सेंटीमीटर। अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाए तो आप बोल दोगे कि x प्लस 8, जो x की वैल्यू आएगी उसको जोड़ के ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू पता चल जाए तो ए सी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है x निकाले तो निकाले कैसे। तो दो तरीके से x को निकालने का तरीका, मतलब दो चीज यूज करेंगे। सबसे पहला x की वैल्यू निकालना सिखाते हैं। पहले उसको बनाने से पहले आपने क्लास 9th में एक बार रिवीजन करा देते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। हीरोन्स फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहां पे ट्रायंगल है एबीसी। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहां पर जो ए है उसको आप कुछ भी ले सकते हो, ए कॉमा बी एंड सी। ये जो होता था ये होता था साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो आप अगर चाहो तो ए को मान लो ए बी को मान लो ए सी, और सी को मान लो बी सी। ये आपके मन के ऊपर है, ठीक। एस होता था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन 2, और पेरीमीटर होता था सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। एस की वैल्यू ऐसे निकलेगी, ए हो गया ए बी,
बी हो गया AC और C हो गया BC। सब वैल्यू निकाल के यहां पुट करके इसको इरेज कर देंगे। देखो अब S निकालना है आपको, तो S बराबर B क्या है आपके पास x प्लस 8, BC क्या है, BC बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर दैट इज 14 सेंटीमीटर, यानी यहां पे 14। AC क्या है आपके पास x प्लस 6 अपॉन 2, यहां से x और x को ऐड करोगे क्या आएगा 2x प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस 14 28 अपॉन 2। यहां से आप कह सकते हो s इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यानी ओवरऑल आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 14। अब आपको निकालना है s माइनस a आपने लिया है ab को, s की जगह है x प्लस 14 माइनस ab क्या है आपके पास ब्रैकेट इनसाइड x प्लस 8 है, क्योंकि जब भी माइनस आता है उसके बाद कोई दो चीज आ जाए तो ब्रैकेट में डालते हैं। तो x प्लस 14 ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस x माइनस 8, ये माइनस इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा x और x कट जाएगा 14 माइनस 8 इज 6, यानी s माइनस a की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। फिर आपके पास s माइनस b निकालना है आपके पास, तो b आपने लिया है AC को, तो x प्लस 14 माइनस AC है x प्लस 6, ब्रैकेट खोलोगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, फिर x और x कट जाएगा और 14 माइनस 6 इज 8, यानी s माइनस b की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। एकदम आराम से दिख रहा है आपको अच्छे से, हाँ एकदम बारीकी से धीरे धीरे चलेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो चलेगा। फिर आपको निकालना है s माइनस c, ये निकाल चुके, इरेज कर दे इसको, देख लिया वहां पे लिख दिया हमने कैसे निकाला है। अब आपको निकालना है s माइनस c, s माइनस c, s की जगह है आपके पास x प्लस 14 माइनस c की जगह है आपके पास BC, और BC कितना है 14, ये 14 से 14 मर जाएगा तो x बच जाएगा, यानी s माइनस c की जगह है आपके पास x सेंटीमीटर। यानी आपने s निकाल लिया, s माइनस a निकाल लिया, s माइनस b निकाल लिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला ये होता है। अब ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, जो चीज हम लिख के मिटा रहे हैं उसको लिखते रहना, आप इसको भी हटा देते हैं ताकि बोर्ड पे जगह हो, जो काम का चीज है उसको रखते हैं। अब इसके अंदर अगर आप पुट करोगे तो s की जगह क्या रखोगे x प्लस 14, s माइनस a की जगह क्या रखोगे 6 इंटू s माइनस b की जगह क्या रखोगे 8 इंटू s माइनस c की जगह क्या रखोगे x, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 6 48x ब्रैकेट इनसाइड x प्लस 14। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बोलो यहां तक सारी बातें समझ में आई, एक एक करके पार्ट बाय पार्ट आप इसको लिखते चलो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हमें क्या मिल गया, इसको इरेज कर दे, लिख लेना आप हर पार्ट को, जो जो लिखते जा रहे हैं सबको लिखना है आपको। यानी हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मिल गया अंडर रूट 48x x प्लस 14, यहीं तक छोड़ दो इसको। अब आ जाओ आगे, अब दूसरे तरीके से इस ट्रायंगल की एरिया निकालो। सबसे पहला इसका सेंटर कहीं पे O होगा। अब कंस्ट्रक्शन करना है आपको, कंस्ट्रक्शन, एक तो एरिया निकाल लिया आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला आपने निकाल लिया और ये आपके पास मिल गया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करो, ज्वाइन, सबको ज्वाइन करो, OD OE OF OD OE एंड OF, और ये सारे क्या है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये भी क्या है परपेंडिकुलर, और ये भी क्या है परपेंडिकुलर। उसके साथ साथ ज्वाइन OC OB एंड OA, ज्वाइन OC OB एंड OA। ठीक है, अब एक बात देखना अच्छे से, अगर आप चाहो तो इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर सकते हो। हम एक को करके दिखाते हैं। मान लो ये ट्रायंगल नंबर फर्स्ट है, ये ट्रायंगल नंबर सेकेंड है, ये ट्रायंगल नंबर थर्ड है, ये ट्रायंगल नंबर फोर्थ है, ये ट्रायंगल नंबर फिफ्थ है, ये ट्रायंगल नंबर सिक्स्थ है। ट्रायंगल समझ रहे हो, फर्स्ट लिखने का मतलब ये वाली ट्रायंगल OFC,
सेकेंड लिखने का मतलब OCD, थर्ड लिखने का मतलब ODB। इस तरह से ट्रायंगल को इंक्लूड कर लिया आपने। अच्छा, अब मान लो हम आते हैं इन ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड लिखने का मतलब क्या है, OCF। पहले हम पूरा लिख के समझा देते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली कर देंगे। OCF एंड ट्रायंगल OCD। देखो तो इसमें OC इज इक्वल टू OC कॉमन है, OD इज इक्वल टू OF है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई है। और तीसरा एंगल OFC इज इक्वल टू एंगल ODC। क्यों? 90 डिग्री है। थ्योरम के थ्रू, जिसको आप कह सकते हो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। यानी यहां से आपके पास ट्रायंगल OCF कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OCD के। और जब दो ट्रायंगल, ये RHS से ही होगा, ये तो देखते देखते आप समझ गए होंगे। 90 डिग्री है और हाइपोटेनियस कॉमन है, RHS से कांग्रुएंट होगा। और जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होता है, देन देयर एरिया आर इक्वल। यानी यहां से आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। इसी तरह आप ट्रायंगल नंबर थर्ड को फोर्थ को कांग्रुएंट कर लोगे तो बोल दोगे इन दोनों का एरिया इक्वल है। यानी फर्स्ट का और सेकंड का एरिया इक्वल है, थर्ड का और फोर्थ का एरिया इक्वल है, फिफ्थ का और सिक्स्थ का एरिया इक्वल है। इसी तरह से सिमिलरली बोल दोगे। तो यहां से यहां तक नोट डाउन करो इस पार्ट को। तो जब एक को आपको करना है, बाद बाकी सबको नहीं करना, तो आप लिख दोगे यहां से कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड। दूसरा में लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ। और तीसरा में लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फिफ्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सिक्स। ठीक, एकदम आराम से बनाओगे ना। देखो एक बार में तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, नो डाउट। हम फेस टू फेस भी पढ़ाते तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उसको दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा। अब देखो तो इस पूरे ट्रायंगल ABC को अगर हम चाहे हीरोइंस फार्मूला यूज ना करें, अगर हम बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की हम बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स, इन सब की इसकी एरिया प्लस 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 इसकी एरिया कर दे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा ना। छोटे छोटे एरिया को जोड़ दोगे तो सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा। फर्स्ट किसके बराबर है, सेकेंड के, तो किसी एक को किसी एक से चेंज कर लो। तो यहां से आप लिख सकते हो एरिया, अब इन दोनों को एक जैसा लिख सकते हो तो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। समझ रहे हो ना, मतलब देखो ना, फर्स्ट और सेकेंड आपको मन है तो यहां पर 2 भी लिख सकते हो, कोई भी किसी एक को बराबर। देखो ना, ऐसे समझो क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे लिख सकते हो ट्रायंगल 1 और 2 भी 1 के बराबर है, तो यहां लिख सकते हो ट्रायंगल 1 प्लस 3 और 4 बराबर है तो ट्रायंगल 3 प्लस ट्रायंगल 3 प्लस ट्रायंगल 5 और 6 बराबर है तो ट्रायंगल 5, या तो ट्रायंगल 6 ले या 5 ले। यहां से आपको क्या मिला, एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल फर्स्ट प्लस 2 ट्रायंगल थर्ड प्लस 2 ट्रायंगल फिफ्थ। ट्रायंगल फिफ्थ सिक्स लिखने का मतलब वो ट्रायंगल का नाम देख लोगे, फिफ्थ बोलोगे तो AOE। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो क्या मिलेगा आपको, ट्रायंगल फर्स्ट प्लस, मतलब ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस ट्रायंगल थर्ड प्लस ट्रायंगल फिफ्थ। बोलो यहां तक स्टोरी समझ में आई। अच्छा, यहां से आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 इंटू किसी भी एरिया का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लो ट्रायंगल फर्स्ट के लिए बेस 1 है, हाइट 1 है, प्लस ट्रायंगल थर्ड के लिए 1/2 बेस 2 है, हाइट 2 है, कुछ और अलग वैल्यू रहा होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, इसका बेस कुछ और है, बेस 3 और हाइट 3। यहां तक बोलो समझ में आया। यहां से आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू 1/2 ब्रैकेट इनसाइड बेस 1 हाइट 1 प्लस बेस 2 हाइट 2 प्लस बेस 3 हाइट 3। यानी यहां से इस पार्ट को इरेज करें एकदम धीरे धीरे, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि सब चीज इसी में कवर अप हो, इसलिए बार बार हटाना पड़ रहा है। यानी ये 2 से 2 कट गया,
यानी यहां से लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू B1H1 प्लस B2H2 प्लस B3H3। अच्छा, B1 किसका लेना था? ट्रायंगल हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे? ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल थर्ड और ट्रायंगल फिफ्थ को कंसीडर किया था। ट्रायंगल फर्स्ट कहां है? ये है COF। COF में देखो, ये वाली ट्रायंगल है COF में। इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है? तो देखो, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, तो ये क्या है हमारे पास? हाइट है, तो यहां लिख सकते हो। और बेस क्या है? जिसपे हाइट गिरती है ये बेस है, तो बेस की जगह लिख सकते हो CF और हाइट की जगह लिख सकते हो OF प्लस। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल क्या था? थर्ड ट्रायंगल में बेस क्या है और हाइट क्या है? हाइट है OD और बेस क्या है? BD, तो OD इंटू BD प्लस ट्रायंगल फिफ्थ में ये ट्रायंगल फिफ्थ है, इसमें हाइट क्या है? OE और बेस क्या है? AE, तो OE इंटू AE। अच्छा, CF क्या है हमारे पास? 6 इंटू OF क्या है? रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 4 प्लस OD क्या है? रेडियस ऑफ ट्रायंगल 4 इंटू BD क्या है? 8 प्लस OE क्या है? OE रेडियस ऑफ ट्रायंगल 4 इंटू AE क्या है? X। यहां से आपको क्या मिला? 24 प्लस 32 प्लस 4x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 56 प्लस 4x। यानी यहां से अब इन सबको इरेज करके एक बार में लिख देते हैं हम कि जब आपने हीरोज फॉर्मूला से बनाया तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आया ये। यानी एक बार जब आपने हीरोज फॉर्मूला लगाया तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिला √48x प्लस 14। और जब आपने सब ट्रायंगल को ऐड किया तो दूसरे केस में आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिला 56 प्लस 4x। अरे भैया, इस रूम का एरिया हम जिस तरीके से भी निकाले, ये रूम तो रूम ही होगा, इसकी एरिया तो चेंज होगी नहीं। यहां तक आप एक बार अच्छे से लिखो। यानी ये दोनों एरिया आपस में क्या है? इक्वल है। ये जो दोनों एरिया निकला है आपस में क्या है? इक्वल है। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, सॉल्व कर दो, आपकी कहानी इससे x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। पुट करो, गेट द रिजल्ट। आप सबको इरेज कर दे, सॉल्व कर ले। ठीक है, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं क्योंकि इन वाले पार्ट का काम हो चुका है। ये हीरोज फार्मूला वाला हम लिख चुके हैं कि कितना आया है और कैसे आया है, इसलिए हमने इसको थोड़ा स्लो करके बताया। हो सकता है ये एक क्वेश्चन 15-20 मिनट ले जाए, लेकिन बिलीव करो मेरा, आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज में मजा आ जाएगी। क्योंकि यह इकलौता क्वेश्चन है जिसमें बच्चे भी कंफ्यूज करते हैं, और आप भी तो बच्चे ही हो, तो अगर आप कंफ्यूज नहीं करते हो तो आप बड़े बन गए। अब देखो, यहां से अगर दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है तो यहां से आप कह सकते हो कि √48x प्लस 14 इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। दोनों बराबर होगा, फर्स्ट बराबर सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसको सॉल्व करोगे तो इस रूट को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? 48x प्लस 14 इज इक्वल टू 56 प्लस 4x दी होल स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 48x स्क्वायर प्लस 48 इंटू 14, 8 4 जा 32, 3 इज द कैरी, 4 4 जा 16 एंड 3 19, 8 4 2 9 8 17 5 4 1 5 1 6। ये आ गया 672x। ठीक है, 9 8 17 4 1 5 1 6। ठीक है, 672x आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर 56 का स्क्वायर 36, 6 5 जा 30 एंड 3 3 3 6 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 3 28 6 3 11 3 1 3 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16 x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 4 2 जा 8 और 56 इंटू 8 8 6 जा 48 4 इज द कैरी 8 5 जा 40 एंड 4 4 4 8x। यहां तक कोई दिक्कत कैलकुलेशन में? इरेज करें। अच्छा, अब यहां से आप क्या करोगे? अब x की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये x स्क्वायर को इधर लाओगे तो 48
एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 672x, इसको इधर लाओगे माइनस 448 एक्स, और इसको इधर लाओगे तो माइनस 3136 इज 0। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 माइनस 6 इज 2, 4 माइनस 1 इज 3, 32 एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 8 इज 4, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 6 माइनस 4 इज 2x माइनस 3136 इज 0। अब यहां से आप कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा करो, मान लो इसमें से आप डायरेक्ट 2 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एक्स माइनस 2 1 जा 2, 1 इज द कैरी, 2 5 जा 10, 1 इज द कैरी, 2 6 जा 12, 1 इज द कैरी, 2 8 जा 16 इज 0। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये चला जाएगा ना, 2 उधर 0 हो गया, इक्वेशन ये बच गया। फिर 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 2 8 जा 16 प्लस 2 5 जा 10, 1 इज द कैरी, 2 6 जा 12 माइनस 2 7 जा 14, 1 इज द कैरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 इज 0। फिर 2 उधर चला गया, यानी ओवरऑल आपके पास इक्वेशन क्या बचा है अभी 8 एक्स स्क्वायर प्लस 56 एक्स माइनस 784 इज 0। एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, कैलकुलेशन थोड़ा हमने पहले ही बोल दिया था बड़ा होगा। ये सब इरेज कर दे, ये सब इक्वल होकर हमें लास्ट में एक इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन को लिख लेते हैं जिससे हमें काम है। इन दोनों को जब इक्वेट किया तो हमें ओवरऑल मिला 8 एक्स स्क्वायर प्लस 56 एक्स माइनस 784 इज 0। क्या इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 7 जा 56 माइनस 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 6 8 8 जा 64 इज 0। यानी ओवरऑल लास्ट में इक्वेशन बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो 98 का जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो 98 क्या हो जाएगा 249 एंड 7 7 7 2 जा 14 माइनस 7 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14x क्योंकि प्लस में चाहिए माइनस 7x माइनस 98 इज 0। यहां से x कॉमन लोगे तो x प्लस 14, यहां से माइनस 7 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 इज 0। यानी यहां से आपको ओवरऑल क्या मिल गया x माइनस 7 एंड x प्लस 14 इज 0। x की वैल्यू एक बार मिली 7 एंड एक बार x की वैल्यू मिली माइनस 14, और हम जानते हैं कि x एक लेंथ है तो निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू आ गई 7, तो यहां से AB बराबर हो गया x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर, और AC बराबर हो गया x प्लस 6 दैट इज 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, ये स्पेशल जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, दो तरीके से, एक बार हीरोज फार्मूला आगे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, एक बार ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए किया, ये दोनों का कंग्रुएंट करके इक्वल किया और इस तरह से सॉल्व करके दो एरिया निकाला और दोनों एरिया को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को स्पेशली पार्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 12 को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, जितनी बार में समझ में नहीं आता है उतनी बार देखो, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन अभी समझ में नहीं आया ना तो आगे जब क्लास 11th में आओगे, 12th में आओगे तो और कैलकुलेटिव सब्जेक्ट आएंगे और आपका अभी से हैबिट नहीं होगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मत पढ़ना कि हमें 10th में अच्छे मार्क्स लाने, ये क्वेश्चन शायद नहीं आए। आपको मैथ पर कमांड करनी है, अगर आपको फ्यूचर में मैथ्स लेना है तो कोशिश करना कि इसको अच्छे से समझ ले। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देके आपको स्पेशली उस क्वेश्चन को बता देंगे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन करो आप और पार्ट बाय पार्ट एक बार, दो बार, तीन बार करके देखना, क्योंकि हमने बारीकी से समझाया है, बस यही था कि हर बार इरेज करते चले गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में सर्कल है या सर्कल के अंदर में क्वाड्रिलेटरल है? अंदर में है। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सर्कल अंदर में है, ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए तो माफ करना। सर्कल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इस पॉइंट का P, इस पॉइंट का Q, इस पॉइंट का R और इस पॉइंट का S। कहता प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब ये सेंटर है O, यहां से इसको ज्वाइन करो, यहां से इसको ज्वाइन करो और यहां से इसको ज्वाइन करो
और यहां से इसको ज्वाइन करो। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अपोजिट साइड क्या है, ए बी एंड सी डी है। ए बी की तरफ बनने वाली एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी है। अगर ये वाला पॉइंट जो है, बीच वाला पॉइंट अगर ओ है, तो इस बीच में बनने वाली एंगल क्या है, ए ओ बी, इस साइड से बनने वाली एंगल। और इस साइड का अपोजिट साइड क्या है, ये इस साइड से बनने वाली एंगल क्या है, सी ओ डी, ये वाली एंगल। कहता है बताइए इन दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बस यही हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल होता ही है सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, यानी इस साइड से बनने वाली एंगल ये और इस साइड से बनने वाली एंगल ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन वर्क करो। कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्वाइन करो। किसको किसको ज्वाइन करोगे, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस एंड ओ पी। ज्वाइन ओ पी कॉमा ओ क्यू कॉमा ओ आर एंड ओ एस। और ये सारे के सारे एंगल हम जानते हैं, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। यानी ये वाली एंगल 90 डिग्री और ये वाली एंगल भी 90 डिग्री, ये वाली एंगल 90 डिग्री, ये वाली एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। अब हम कोई दो ट्रायंगल पकड़ते हैं, देखो इन दोनों को पकड़ते हैं, ये वाली साइड को पकड़ के इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। हम लेते हैं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मान लो फिर से फर्स्ट, सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको 6 और इसको 7 और इसको 8 मान लिया। तो देखो तो फर्स्ट और सेकेंड ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल एस ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। बोलोगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन है, ठीक है सर। फिर बोलोगे ओ एस इज इक्वल टू ओ पी है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियाई है। फिर बोलोगे आप एंगल ओ एस ए, एंगल ओ एस ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए, 90 डिग्री लिख दिया है हमने। यहां से आपने बोल दिया, अब ये 1 2 3 को हम हटा लेते हैं, इसमें ट्रायंगल का ही नाम लिखते हैं, ठीक, ताकि अच्छा रहे। कितनी बार 1 2 3 यूज करोगे, इतना पढ़ते पढ़ते तो समझ ही गए होंगे आप। ये सब हटा लेते हैं, नेमिंग ट्रायंगल का ये हटा लेते हैं। अच्छा, अब आप कह सकते हो ट्रायंगल एस ओ पी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ पी बाय आर एच एस। अगर मान लो ये वाली एंगल को आपने एक्स लिया था और ये वाली एंगल को आपने वाई लिया था, तो आप कह सकते हो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई बाय सी पी सी टी। सिमिलरली आप लिखोगे आगे, हम अभी नहीं लिखते हैं। सिमिलरली आप कह सकते हो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है, और ये ट्रायंगल को अगर आपने मान लो एक्स वाई ले लिया है, चलो ए बी सी डी ई ले लेते हो आप, और इस एंगल को एफ ले लेते हो, तो सिमिलरली बोल सकते हो कि एंगल ई जो है वो एंगल एफ के बराबर है। कैसे बोलोगे, ये ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट है, लिखोगे आप, जितना हमने लिखा उतना मत लिखना। सिमिलरली दीज टू ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, तो एंगल ई बराबर एंगल एफ। उसी तरह ये वाली एंगल जी है और ये वाली एंगल अगर एच है, तो एंगल जी इज इक्वल टू एच, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे। कंग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीडी से हो जाएगा। कैसे कंग्रुएंट किया वो दिख रहा है, इतना सारा बनाया तो तब तो लॉजिक आ गया होगा। इसको मान लो आई मान लेते हो और इसको मान लो आप जे मान लेते हो, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल जे। बोलो, सारी बातें लिख लोगे कि इन ट्रायंगल एसओ पी, एसओ ए, एसओ पी नहीं सॉरी, एसओ ये वाली पॉइंट ओ है, एसओ ए एंड ए ओ पी में ये सारी बातें हुई थी, एसओ ए, ठीक। तो आप बोल दोगे कि एस ओ ए और ए ओ पी आपस में कंग्रुएंट हुआ तो एक्स बराबर वाई हो गया। उसी तरह पी ओ बी एंड बी ओ क्यू कंग्रुएंट होगा तो ई बराबर एफ हो जाएगा।
उसी तरह क्यू ओ सी एंड सी ओ आर कंग्रुएंट होगा तो एच बराबर जी हो जाएगा। उसी तरह आर ओ डी एंड डी ओ एस कंग्रुएंट होगा तो आई बराबर जे हो जाएगा। सिमिलरली में कंग्रुएंट ट्रायंगल दिखा देना आप, ये वाला पार्ट सबका दिखा देना लास्ट में, ये करो या ना करो डिपेंड करता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हर ट्रायंगल को कंग्रुएंट करो, लेकिन इतना लंबा तो आएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने कर ली। अब आप यहां से एक बात तो कह सकते हो, क्वेश्चन तो समझ गए हो आप। अब यहां से आप एक बात तो कह सकते हो आप कि भाई एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H प्लस एंगल I प्लस एंगल J इज 360 डिग्री, क्योंकि ये सारा एंगल कहां पे बन रहा है, एक पॉइंट पे बन रहा है ना, इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यानी इसको आप कंप्लीट एंगल कह सकते हो, कंप्लीट एंगल कह सकते हो। अच्छा, हमें प्रूव करना है AOB यानी Y और E चाहिए, Y और E चाहिए। फिर लेना है हमें COD यानी I और H चाहिए, I और H चाहिए। ये दोनों को एज इट इज रहने तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y, तो x की जगह लिख दो y प्लस एक y ऑलरेडी है, प्लस E भी चाहिए तो हटाएंगे नहीं, F हटाना है, F की जगह हम क्या लिख सकते हैं E, तो F की जगह लिख दो E, प्लस G हटाना है, G की जगह क्या लिख सकते हैं H, ठीक है। ये H को रहने देना है, इस I को रहने देना है, और इस J को हटाना है, और J की जगह क्या लिख सकते हो I इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, यहां से 2y हो गया प्लस 2e हो गया प्लस 2h हो गया प्लस 2i हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से 2 कॉमन ले लो तो y प्लस e प्लस h प्लस i इज 360 डिग्री, यानी इस 2 को उधर ले जाओगे कॉमन के बाद में नेक्स्ट स्टेप में, तो अपॉन में 2, ये 180 डिग्री बन जाएगा। y प्लस e को क्या लिख सकते हो आप, AOB लिख सकते हो, तो एंगल AOB प्लस H प्लस I को क्या लिख सकते हो, DOC या COD, ये बीच में O है तो ये हो गया एंगल COD इज 180 डिग्री। शायद यही प्रूव करना था, ठीक, प्रूव। बोलो, तो क्वेश्चन में जान नहीं था 12-13 में, बस थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको समझना अच्छे से। और एक बात हमने देखा है खुद से कि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं और उसको जब हम दोबारा देखते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है सारी चीजें। बोले सर आप तो खुद पढ़ाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना ऐसी बात नहीं है। जब हम भी कभी भी ट्राई करते हैं ना कि एक बार देखते हैं कि मान लो हम अननोन आदमी है, एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखते हैं तो हाँ पक्का समझ में आ जाता है। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्राई करो 1-2 बार देखने की। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसको नोट डाउन करो और एक बार इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में तो आसानी से हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज में तो कोई जान था नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, हैव ए नाइस डे।